जय हिंद दोस्तों, सेना से अंग्रेजी विरासत तो अंग्रेजी चीजों को हटाने का काम शुरू हो रहा है और बड़ी चीज हुई है, वो भी मैं आपसे बात करूंगा। और संसद के अंदर जवानों के मुद्दे उठे, यानी पूर्व सैनिकों के मुद्दे उठे। आखिर इनकी भलाई के लिए, इनकी वेलफेयर के लिए यानी सरकार क्या सोच रही है, बिल्कुल इसके ऊपर बात करेंगे। और ये मुद्दे आपके संबंधित हैं, आपके रोजगार के साथ संबंधित हैं, आपके ईसीएचएस के साथ संबंध है, आपकी कैंटीन के साथ है, आपकी संख्या है, आपको जितनी सुविधा और वेलफेयर है, और आखिर समाज के साथ वेटरन्स को कैसे जोड़ा जाए, इसके ऊपर भी बहुत बड़ी बात है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ये वीडियो, जैसा कि उन्होंने जब घोषणा हुई थी, और इनकी एक बड़ी पहल है कि वेटरन्स अचीवर अवार्ड की पहल हो, वेटरन्स को जोड़ा जाए, सेना के साथ जोड़ा जाए। जैसा उन्होंने कहा है कि वेटरन्स हमारी धरोहर है, हमारा परिवार है, उनके लिए जो भी होगा हम करेंगे, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। केंद्रीय सैनिक बोर्ड, राज्य सैनिक बोर्ड और जिला सैनिक बोर्ड की मीटिंग दिल्ली में रखी। ये आज तक कभी नहीं हुई थी और ये पहली मीटिंग उन्होंने रखी, लोगों से हालचाल पूछा, उनसे सुझाव लिए और उसके बाद उन्होंने कुछ डिसीजन लिए। मैं ये बताना चाहूँगा कि जो भी एक्स सर्विसमैन वेलफेयर का डिपार्टमेंट है, जो अलाउंसेस देते थे, रक्षा मंत्री जी ने उसको तुरंत डबल किया है। चाहे वो पेन्यूरी ग्रांट है या मैरिज ग्रांट है या एजुकेशन ग्रांट है, उस सबको डबल किया है। उसी प्रकार से जैसे स्पर्श की बात है, बहुत सारे लोग होंगे बोल रहे होंगे स्पर्श में हमें तनख्वाह नहीं मिल रही, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारतीय सेना के जितने भी वेटरन्स थे, उसमें तकरीबन सिर्फ 60,000 लोग बच गए हैं जिनको कि अभी ये से परेशानी आ रही है। जितने भी हमारे बाकी थे उन सब की परेशानी हल की गई, जो नए लोग हैं उनको ये परेशानी नहीं आई। उसी प्रकार से जो हमारे राज्य सैनिक बोर्ड है, उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे फौजी भाई बैठे, क्योंकि वो फौजी का दर्द समझते हैं, और चूंकि वो दर्द समझते हैं तो उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। उसके साथ उन्होंने कहा, मैं ये भी आशा करता हूं कि ये जो वेटरन्स हैं समाज में और प्रशासन के साथ मिलकर एक अच्छा काम करें, और इसके ऊपर पूर्व सैनिक अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। अब इनको शायद हो सकता है भविष्य में एक ऑर्गेनाइजेशन मिले, कहीं ना कहीं इनको जोड़ा जाए, ताकि जो सरकार की मंशा है या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो मोटिव है वो पूरा हो सके। तो आइए अब सदन की बात करते हैं। जैसे 15 दिसंबर को बहुत सारे मुद्दे उठे, उन मुद्दों की बात करूंगा। उससे पहले मिट गई अंग्रेजों की निशानियां, राष्ट्रपति भवन में दिखेंगे परमवीर चक्र विजेता की तस्वीरें, हटाई गई गुलामी की यादें। यानी इतना समय लगा कि आपको परमवीर चक्र विजेताओं की हमारे राष्ट्रपति यानी हमारे सुप्रीम कमांडर के घर में या दफ्तर में या उनके गलियारे में, यानी उन अंग्रेजों की यानी गुलामी की चीजें आप विरासत समझ के सिर पे बैठा के रखा है। यह बड़ी शर्मसार वाली बात है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, हम उसका स्वागत भी करेंगे। यानी राष्ट्रपति भवन में ब्रिटिश अफसरों के चित्र हटाए गए। अब परमवीर चक्र दीर्घा में लगेंगे 21 परमवीर चक्र विजेताओं की तस्वीर, जैसा कि तस्वीर आप देख सकते हो। यानी राष्ट्रपति भवन में एक ऐतिहासिक और भावनात्मक बदलाव देखने को मिला। वहां ब्रिटिश औपनिवेशिक काल अधिकारियों को तस्वीरें नहीं दिखेंगी, जिन्होंने वर्षों तक अंग्रेजी अफसर के चित्र लगे गए, और वहां से अब गुलामी की यादों को पूरी तरह से हटा दिया गया। तो इतना समय लगा। अब दिखेंगे भारत के 21 परमवीर चक्र विजेता। राष्ट्रपति भवन में अब 21 परमवीर चक्र विजेताओं की तस्वीरें प्रदर्शित की जाएंगी। सर्वोच्च सैन्य सम्मान वाले परमवीर चक्र और उनको ये हमारा आत्मसम्मान का प्रतीक है। परमवीर दीर्घा में बदला इतिहास का स्वरूप। जिन गलियारों में कभी ब्रिटिश सहायक अधिकारियों के चित्र लगे थे, आज वहीं उसी स्थान पर परमवीर दीर्घा के रूप में पहचाना जा रहा है। और उन्होंने कहा है, गुलामी के चिन्हों से मिलेगी मुक्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भावुक प्रतिक्रिया जरा सुनते हैं क्या कहा है। उन्होंने लिखा है, हे भारत के परमवीर, नमन तुम्हें है प्रखर वीर। हे राष्ट्र, कृतज्ञ बलिदानों पर, भारत मां के सम्मानों पर, राष्ट्र रक्षकों को भावभीनी श्रद्धांजलि। हे भारत के परमवीर। यानी सबने अपनी अपनी कविता के द्वारा अपनी भावना व्यक्त किया, लेकिन समय इतना लगा, ये सोचने वाली बात है। हम बिल्कुल चाहेंगे हमारे सुप्रीम कमांडर यानी हमारी राष्ट्रपति महोदया या उनके गलियारे से इनके चिन्ह, इनकी यादें और इस गुलामियत को हटाया जा रहा है। क्यों सेना के अंदर भी ऐसे गुलामियत कानून को हटाया जाए, जिसमें ये जो ऐसे कानून जो जवानों में अफसरों में भेदभाव पैदा करते हैं,
जवान और अफसर में कहीं ना कहीं अंदर उनके अंदर एक चीजें चलती रहती हैं, एक डर, एक भय है। अनुशासन का भय अलग चीज है, लेकिन किसी व्यक्ति का भय होना वो अलग चीज है, क्योंकि हमारा काम एक साथ रहना है, एक साथ लड़ना है, एक साथ मरना है, एक साथ दुख सुख में रहना है। फिर ये जो अंग्रेजियत जो कानून है, अंग्रेजियत शैली, ये कहीं ना कहीं हमारे बीच में भेदभाव डालती है, ये बात सत्य है। तो इसी को लेकर मैं वेटरन्स की बात अब जो संसद में उठाया उसके ऊपर आते हूं। साथ ही मैं अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का वो वीडियो दिखाना चाहता हूं जिन्होंने कहा था कि आपके वेलफेयर के जितने मुद्दे हैं, आप हमारा परिवार हैं, उन मुद्दों को मैं उठाते रहेंगे। और इसी में उन्होंने उस ग्रांट का जिक्र किया जो प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप हो, आपकी बच्ची की शादी की ग्रांट हो, आपके चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की ग्रांट हो, आपके हॉस्टल सब्सिडी की ग्रांट हो। और साथ ही बड़े गदगद हुए। और वहीं पर किसी ने मिलिट्री सर्विस पे को भी लेकर के सवाल पूछा था। उन्होंने बोला कि यानी बहुत सारे सवाल के जवाब दिए थे, वहां पर इस सवाल को शायद उन्होंने सरकार के पाले में डाल दिया था। बोला इससे हमारा कोई लेना देना नहीं, सरकार ने जो कहेगी वो उस तरीके का होगा। अब मैं बात करूंगा पूर्व सैनिकों के लिए ईसीएचएस के मुद्दे उठाए गए और यहां पर बताया गया कि कितने पूर्व सैनिक हैं, उनके लिए रोजगार के क्या साधन हैं, डीजीआर क्या कर रहा है, वेलफेयर के मुद्दे क्या क्या हैं। तमाम ये तीनों आपके प्रश्न संख्या आपके सामने है 1637, 1640, 1641। और ये 15 दिसंबर को ही सारे सवाल पूछे गए। सबसे पहले मैं आपको सवाल की सीनियरिटी से बात करूंगा। पूर्व सैनिक कल्याण विभाग 1637, उसमें मिथिलेश कुमार, रामबाबू निषाद, मदन राठौर श्री हमारे हैं। उन्होंने रक्षा मंत्री जी बताने की कृपा करें, क्या पूर्व सैनिक कल्याण विभाग वर्तमान में युवाओं को पूर्व सैनिक कल्याण से संबंधित मुद्दों के प्रति संवेदनशील है? उसकी इंटर्नशिप योजना क्या है? मतलब इस योजना के तहत लोगों में इस तरीके की उन्होंने बात की। क्या डीएसडब्ल्यू ने योजना के प्रभावी यानी इंटर्नशिप योजना के ऊपर उन्होंने सवाल पूछा है। इंटर्नशिप योजना का मतलब है कि जो लोग सेना के प्रति उनका झुकाव और लगाव बढ़े। इसके ऊपर उन्होंने बहुत सारी बातें कही कि हमने बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं कर रहे हैं, पूर्व सैनिकों के लिए कर रहे हैं, 2 महीने की इंटर्नशिप योजनाएं कर रहे हैं। तमाम तरीकों का उन्होंने जवाब दिया। फिर अगला सवाल आता है, क्या रक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे ईसीएचएस के अंतर्गत सूचीबद्ध अस्पतालों की कमी की जानकारी, जिसके परिणाम स्वरूप देश में पूर्व सैनिकों को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पा रही हैं? सरकार की ईसीएचएस के अंतर्गत सूचीबद्ध अस्पतालों की संख्या कितनी है? यानी उन्होंने ईसीएचएस पर सवाल उठाए और उन्होंने कहा कि 2807 हमारे इंटरनल हॉस्पिटल हैं। और उसके अलावा उन्होंने बात किया और इंटरनल हॉस्पिटल की संख्या को बढ़ाया जा रहा है। अभी 2500 उन्होंने 5 से 2807 किया है। और ऑनलाइन प्रक्रिया को भी उन्होंने कहा है, जो कंसल्टेशन है वो अप्रैल 2025 से ऑनलाइन की जाएगी। तमाम तरीके की सुविधाओं का जिक्र किया, लेकिन जमीन पर हकीकत शायद उतनी अच्छी नहीं है। फिर पूछा गया कि टोटल कितने भूतपूर्व सैनिक हैं। इनसे उन्होंने कहा कि 28,31,109 हैं। उनके पुनर्वास के लिए आपने क्या किया, उनकी ईसीएचएस के लिए क्या किया, उनकी समस्याओं के लिए क्या कहा। तो उन्होंने यानी रक्षा राज्य मंत्री के जो जवाब थे वो जवाब ज़्यादा आप प्रभावकारी नहीं है। जो आप देख सकते हो, सबने उनको जो आंकड़े दे दिए उन्होंने कह दिया। तो 3 सवाल थे। तो दोस्तों ये बड़ी अपडेट है कि पूर्व सैनिकों के मुद्दे उठाए जा रहे हैं, ये सबसे अच्छी बात है। और सरकार और सेना प्रमुख की जो पहल है कि नहीं, पूर्व सैनिकों को मतलब राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ कैसे जोड़ा जाए, ये बहुत बड़ी पहल है। और ये मुद्दे हैं, ये सकारात्मक चीजें यहाँ उठ रही हैं। शायद उस एमओडी लेवल पर इनके लिए कोई नया मैकेनिज्म चल रहा हो। ईसीएचएस को लेकर कहा जा रहा है कि वेटरन्स हॉस्पिटल बनेंगे। तमाम चीजें हैं जो धीरे धीरे शायद ठीक हो सकती हैं। तो ये था अपडेट जो कि संसद की तरफ से आया और भूतपूर्व सैनिकों के लिए क्या चल रहा है मैंने आपके साथ शेयर किया। धन्यवाद। ईसीएचएस में भी है, जो भी किसी प्रकार की परेशानियां हैं उसके लिए फंड दिए जा रहे हैं। जैसे कि दिनेश त्रिपाठी साहब ने ऑलरेडी एक कहा कि हमारे मल्टी पैरामीटर वो दिनेश जी ने नहीं सर, टोनोमीटर। अच्छा हाँ, दिनेश जी ने टोनोमीटर दिया है। और जो ज्ञानेंद्र जी के कहने के कारण, क्योंकि ज्ञानेंद्र जी और मैं एक ही गांव से करीब नजदीक हैं और इनके पिताजी को मेरे पिताजी ने पढ़ाया है। जय हो, जय हो। ये हमारा एक संबंध है, ये बहुत अटूट संबंध है, बहुत गहन संबंध है जो जिंदगी भर रहता है। तो इन्होंने क्या नाम बताइए, क्या दिया है आपको? मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ। आज सुबह मैंने ये प्रपोजल रखा कि मल्टी पैरा मॉनिटर, जो कि पेशेंट्स के हेल्थ मॉनिटर करने के लिए होता है, डॉक्टर ने बताया। वो मैंने ब्रिगेडियर शर्मा साहब को सवेरे बताया करीब 11 बजे, और उसका पैसा 2,85,000 मेरे अकाउंट में आ गया है। जय हो।
ये अपनापन नहीं है, ये ज्ञानेंद्र ने मेरे से खींच लिया है। यही बात है, क्योंकि अगर विवाह आता हूँ तो ये 2-2.5 लाख भी बहुत कम अमाउंट है, क्योंकि इसके लिए तो जान हाजिर है। आज बड़ा अच्छा मौसम है, क्योंकि जब आप अपने देश में वापस आते हैं तो आपकी सोंधी मिट्टी की खुशबू चाहिए होती है, और इस बारिश में वो जैसे ही मैं प्लेन से उतरा सबसे पहले खुशबू मुझे मिल गई। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जहाँ भी रहें मेहनत से काम कीजिए, भारतीय सेना का नाम ऊंचा कीजिए, राष्ट्र का नाम ऊंचा कीजिए, और हम जहाँ भी हैं हम हमेशा आपको याद रखते हैं। 2 बातें और बताना चाहूँगा। रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्निशन, क्योंकि आजकल थोड़ी बहुत अंग्रेजी सब समझते हैं स्मार्टफोन में, नहीं मुझे नहीं चाहिए। रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्निशन का ये मतलब होता है कि पूरी भारतीय सेना, आपने जो अपना योगदान किया है भारतीय सेना के लिए, देश के लिए, उसके लिए हमेशा आपको रिस्पेक्ट करें।